इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन। अब हम जानते हैं कि किसी भी सेल के पास, प्रत्येक सेल के पास बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो सेल के बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाह्य वातावरण से सेपरेट करके रखती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सेल जो हैं, उनमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है और ये केमिकल एक्टिविटी जो है ये सपोर्ट करती है लाइफ को। जीवन को बनाए रखने के लिए ये केमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। तो अभी हमने जाना कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक अपनी झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली से कोशिका में स्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जैसे कि बहुकोश के जीवों की कोशिकाएं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे वे जटिल संरचना तथा अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। To keep these activity of different kinds separate from each other, these cells use membrane bond little structure. अब हमने अभी जाना कि सेल जो होता है वो बहुत सारे फंक्शन करता है और उन फंक्शन को करने के लिए किसी भी सेल के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं या हिंदी में जिन्हें कोशिका के अंगक या कोशिकांग भी कहा जाता है, और वो सेल के अंदर ही होते हैं। अगर इस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, क्योंकि ये एक प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अगर हम इसके अंदर देखें तो न्यूक्लियस के बाहर जो है बहुत अलग अलग ऑर्गेनेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ये अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं और ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अभी हमने जाना कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं और उन संरचनाओं को हम अंगक या कोशिकांग भी कहते हैं। और ये अंगक जो होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए अभी हमने कोशिका के अंगक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, तो कुछ महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल जिनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब ये सारे सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशल फंक्शन इन द सेल। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो सेल के अंदर बहुत ही निर्णायक कार्यों को पूरा करती हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसका शॉर्ट नेम जो है वो है ई आर। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर, is a large network of membrane bond tube and sheets. यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी ट्यूब्स और शीट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड शीट्स का। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और एब्लॉन्ग बैग्स। अब ये कुछ ऐसा ही दिखता है। तो अब हमने इस पिक्चर के माध्यम से जाना कि
अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल अथवा आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर एनवेल्प है, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। इसके साथ ही आपको बहुत सारी ट्यूब्स और शीट्स दिखाई दी जा रही हैं, और ये वाला पोर्शन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला पोर्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंत्यद्रव्य जालिका है, इसकी संरचना स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है। देयर आर टू टाइप ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ER जो है वो भी दो प्रकार के हैं, एक है RER और एक है SER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंत्यद्रव्यीय जालिका। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंत्यद्रव्यीय जालिका। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों दिखाए जा रहे हैं। ये जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि जो शीट स्ट्रक्चर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अभी हम जान चुके हैं कि अंत्यद्रव्यीय जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप ही होती है, और अंत्यद्रव्यीय जालिका भी दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंत्यद्रव्यीय जालिका तथा चिकनी अंत्यद्रव्यीय जालिका। अब सबसे पहले बात करते हैं RER, जिसका पूरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंत्यद्रव्यीय जालिका। RER look rough under a microscope because it has particles called ribosomes। अब किसी भी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो RER जो है वो हमें रफ नजर आएगा, क्योंकि इसके पास होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम जो होते हैं अटैच टू इट्स सरफेस, इसी की सतह से जुड़े होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर। देखिए राइबोसोम्स क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग ER। अब जहाँ राइबोसोम्स होंगे वहाँ पे प्रोटीन बनेगी, और फिर उस प्रोटीन को सेल के उस भाग में भेजा जाएगा जहाँ पे इसकी आवश्यकता होगी, और उस प्रोटीन को पहुँचाने का काम करेंगे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी हम जान चुके हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका, वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पे खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स, ये जो देखिए आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, लगे होते हैं। राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। तो अगर अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ह्यूमन सेल है, और सेंटर में आपको न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया जा रहा है। इस पे कुछ सतह पे जुड़ा हुआ है, यह है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के कारण ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक भाग है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर खुरदरा सा प्रतीत होता है। अब दूसरा टाइप जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो था SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में चिकनी अंत्यद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने पर ही ये स्मूथ लग रही है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह खुरदरी प्रतीत नहीं हो रही है। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। देखिए हमने जाना था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका है, वह मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल, वसा के अणु तथा लिपिड्स को। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यही RER में बनने वाले प्रोटीन और SER में बनने वाले लिपिड जो होते हैं वो
सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में बनाने में भी काम आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और अब जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है प्रोटीन और लिपिड से, इसके निर्माण को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है, या फिर हिंदी में इसे झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो अभी हमने जाना कि जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका है, वह वसा तथा लिपिड के अणुओं में बनाने में सहायता करती है और यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को प्रोटीन और लिपिड के साथ बनाया जाता है, तो यहाँ SER से मिलने वाले लिपिड्स, वसा और RER से बनने वाला प्रोटीन इस प्लाज्मा झिल्ली को बनाने में मदद करता है और इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन भी कहा जाता है। तो अब आप दो अलग अलग प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंत्यद्रव्य जालिका को पढ़ चुके हो। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर जो होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप, इसकी बाहर की झिल्ली होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन बनाने की साइट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और फैट मॉलिक्यूल के मैन्युफैक्चर की साइट है। तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ह्यूमन सेल के बीच में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया जा रहा है, और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखने पर ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, और साथ में ही बिल्कुल स्मूथ भी प्रतीत हो रहा है। One function of the ER is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm और between the cytoplasm and the nucleus। देखिए, अब हमने जाना था कि RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की, जहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ट्यूब और शीट्स का एक चैनल है, उसका एक मुख्य काम जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और किस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा? वो मुख्यतः प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। और देखिए कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो साइटोप्लाज्म के जो अलग अलग रीजन होंगे कोशिका द्रव्य के, या फिर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में जो जगह है वहां पर इसे ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, अब ER का दूसरा मुख्य फंक्शन जो है, कार्य जो है, वो क्या है? द ER आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करता है। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। अब देखिए SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने जाना था कि वो लिपिड और फैट के मैन्युफैक्चर करता है, साथ में ही वो वर्टिब्रेट कशेरुकी की यकृत, लीवर की कोशिकाओं में निराविषीकरण भी करता है, यानी कि डिटॉक्सिफाइंग करता है। तो देखिए, अभी तक हम जान चुके हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार का है, RER और SER। RER माइक्रोस्कोप में देखने पर खुरदरा रफ प्रतीत होता है क्योंकि उसके पास होते हैं राइबोसोम्स, और साथ में ही हमने जाना कि जो SER है लिपिड और फैट मॉलिक्यूल के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी करता है।